ओके सुनो, बिजनेस इनकम का टॉपिक खत्म होने के बाद एक्चुअली बिजनेस इनकम के टॉपिक में टोटल 22 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम लोग ने कितने डिस्कस किए? 13। और जो पॉइंट्स है ना वो तुम लोग को कुछ सम्स होमवर्क करोगे ना उसमें डिस्कवर करोगे, उसमें एक्सप्लेनेशन आएगा और वो उस मौके पे पढ़ेंगे तो ही उसका इंपॉर्टेंस समझेगा। तो कुछ पॉइंट्स तो अपने डिस्कस हो गए लास्ट लेक्चर में एंड कुछ सम्स के साथ अलोंग विद सम्स डिस्कस होने वाले। ओके इस तरह से टोटल 22 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर बिजनेस का चैप्टर होने का नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम है? क्यों एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटेशन का उसमें पूछा क्या होता है, टैक्स कंप्यूट करो। तो सी इनकम फ्रॉम बिजनेस वगैरह तो कंप्यूट करना है लेकिन मेन आंसर क्या होगा, टैक्स कैलकुलेशन। और कभी कभी टैक्स कैलकुलेशन में भी इन लोग गोल गोल घुमाते अपने को। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटेशन का उसमें तो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में किधर भी टैक्स कैलकुलेशन का ऐसा ट्रिकी पॉइंट आ जाता है, कितने लोग उधर लफड़ा करके आ जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी एसएससी। तो सुनो, किसी का भी टैक्स कंप्यूट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं देखो, पहले एक स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम बनाना पड़ता है। ओके जिसमें हम लोग सब 5 हेड्स ऑफ इनकम लिख देंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड फिर आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, एंड फिर लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए, एंड फिर उसके बाद आएगा नेट टैक्सेबल इनकम। अब सी नेट टैक्सेबल इनकम में सब इनकम शामिल है। ओके बट इन सब इनकम को अपने को 5 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। कैन यू सी इधर 5 पार्ट में स्प्लिट किया है। पहले तो ये बात मानो कि नेट टैक्सेबल इनकम में दुनिया की सब इनकम आ गई। अरे हमने सब हेड्स को मिला के तो नेट टैक्सेबल इनकम निकाला है, तो इसमें सब इनकम आ गया है, लेकिन उसको बाद में 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब इनकम के लिए यूनिफॉर्म टैक्स रेट नहीं है ना। अगर ऐसा होता ना दुनिया की कोई भी इनकम हो सबका टैक्स रेट यूनिफॉर्म है तो अपने नेट टैक्सेबल इनकम आते ही सीधा टैक्स कैलकुलेट कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ इनकम के लिए स्पेशल टैक्स रेट्स है। इसे जो इनकम का स्पेशल टैक्स रेट है उसका स्पेशल कॉलम बनाना पड़ता है। ये देखो मैंने ऐसे कॉलम्स बनाए हैं, टोटल 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं। एक होता है सटक जी अंडर सेक्शन 111A, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स बेच के जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना उस पे 15% टैक्स लगता है। तो सिंस ये स्पेशल टैक्स रेट है ना उसका कॉलम ही अलग बनाना पड़ता है। हाँ 15% टैक्स रेट क्यों लगता है इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे कैपिटल गेन्स के टॉपिक में। अभी तुम लोग इसके अंदर डीपली घुसो मत, 15% क्यों क्या है वो सब एसटीडी पेड का कुछ कनेक्शन है और वो कैपिटल गेन्स पे डिटेल में बात करेंगे ना। फिलहाल इतना समझो कि उसके लिए टैक्स रेट स्पेशल है ना तो उसका कॉलम ही अलग खड़ा करना पड़ेगा। फिर लटक जी अंडर सेक्शन 112A, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, ये इक्विटी शेयर्स बेचने का लॉन्ग टर्म है। इसका भी कॉलम अलग क्यों है? क्योंकि इसका भी स्पेशल रेट है 10%। फिर जो सादा लॉन्ग टर्म होता है उसका भी स्पेशल रेट होता है 20%। ये सब स्पेशल रेट्स के पीछे लॉजिक क्या बताऊंगा, कैपिटल गेन्स के टॉपिक में पढ़ेंगे ना तब तुमको हर एक चीज का रीजन भी बताऊंगा कि इस पे 15 क्यों, एक पे 10 क्यों, एक का 20 क्यों, सबका लॉजिक आएगा। लेकिन अभी मुझे डाइवर्ट नहीं होना है। अभी इतना समझ लो कि जिन जिन इनकम का स्पेशल टैक्स रेट है उसका कॉलम अलग बनाना पड़ेगा। फिर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी वगैरह उस पर भी स्पेशल टैक्स रेट लगता है 30%, तो उसको भी अलग कॉलम की तरह क्रिएट करना पड़ेगा। एंड फिर बैलेंस इनकम के लिए डिपेंडिंग अपॉन असेसी, स्लैब रेट से बोलना चाहिए। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, जब भी मैं ये बैलेंस इनकम का पूछता हूँ ना तो नॉर्मली स्टूडेंट के मुंह से यही निकलता है स्लैब रेट्स। लेकिन स्लैब रेट्स तो इंडिविजुअल लोग के लिए, एचयूएफ लोग के लिए, एक्चुअली कंपनीज भी तो हो सकती है ना, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो बैलेंस के लिए क्या बोलना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द असेसी। कौन असेसी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो 4 कॉलम खड़े किए ना इसका टैक्स रेट इज स्टैंडर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द असेसी। चाहे तुम इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी कोई भी हो, ये जो 4 इनकम है ना इसका टैक्स रेट स्टैंडर्ड है। तो बताओ क्या क्या टैक्स रेट था, इधर लिखते आता हूं।
पहले ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, सटक जी अंडर सेक्शन 111 है, मतलब इक्विटी शेयर्स बेचने का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसका टैक्स रेट क्या था 15%। अभी 15% क्यों है, इसका लॉजिक कैपिटल गेन्स के टाइम पढ़ाऊंगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 है, ये भी इक्विटी शेयर्स का ही कैपिटल गेन है, लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म है, तो इसका टैक्स रेट 10% है। अब ये 10% क्यों है, इसका लॉजिक कैपिटल गेन्स पे पढ़ेंगे। फिर ये लटक जी अदर्स का मतलब क्या है, अदर्स मीन्स अदर देन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के अलावा घर, सोना, चांदी, जमीन, ऐसी चीजों को बेच के लॉन्ग टर्म गेन हुआ तो 20% टैक्स, और ये 20% का भी लॉजिक तुमको बताऊंगा कैपिटल गेन्स के टाइम। एंड फिर विनिंग्स, विनिंग्स तो क्या फ्री की इनकम है ना, किसी को लॉटरी लग गई, किसी को जैकपॉट लग गया, ये तो फ्री की इनकम में तो गवर्नमेंट के भी नजर ज्यादा पड़ती है। गवर्नमेंट बोलती है कोई मेहनत मजदूरी किए बिना कमा लिया, चल इस पे 30% टैक्स लगेगा, तो इस पे टैक्स रेट ज्यादा रखा है क्योंकि ऐसे फ्री का इनकम है ना ये। मतलब लोग क्या मर मर के मेहनत करके कमाते हैं, तो गवर्नमेंट भी टैक्स मारते टाइम सोचती है, लेकिन ये तो ऐसे ही बैठे बैठे लॉटरी लग गई तो गवर्नमेंट को भी दया नहीं आती है, सीधा 30% टैक्स भर दो, तो इसका 30% टैक्स। और बैलेंस में क्या लिखना चाहिए, इसमें बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस मतलब क्या माइनस कैसे, नेट टैक्सेबल इनकम में से, ये देखो नेट टैक्सेबल इनकम में से माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये चारों को माइनस करके आएगा बैलेंसिंग फिगर। और सी पहले ये मत भूलना कि नेट टैक्सेबल इनकम में सब लोग शामिल है, हमने एनटीआई निकाले के से पांचों हेड्स को मिला के, मतलब दुनिया की सब इनकम आ गई उसमें, लेकिन इन चारों को अलग करने के बाद जो बचा कुचा होता है उसको बोलते हैं बैलेंस। और इधर क्या लिखना चाहिए, इट विल बी टैक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द असेसी। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द असेसी मतलब क्या, बताओ चलो, अभी हर असेसी का मुझे बताओ। इंडिविजुअल एचयूएफ हुआ तो स्लैब रेट्स, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी हुआ तो 30% फ्लैट 30, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी हुआ तो, कंपनीज हुआ इंडियन कंपनी का 30%, फॉरेन कंपनी का 40%, कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस के ऊपर 30%। मतलब ये देखो, ये जो फिगर होता है ना, ये इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला 10,000, अगला 10,000 एंड बैलेंस। अरे मतलब ये वाली अमाउंट अगर मान लो 1 लाख है, तो बोलो ना ये अमाउंट 1 लाख, ये वाला अमाउंट, ये देखो ये 1 लाख है, तो उसके 3 टुकड़े होंगे, फर्स्ट 10,000 का 10%, अगले 10,000 का 20%, और जो बचा उसका 30% आएगा। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्पेशल स्लैब्स है। एनीवे से कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो अलग से टॉपिक भी करना है अपने को, उसके लिए अलग सेक्शन है एटीपी चैप्टर 6 में, उसका अलग से टॉपिक करना पड़ता है, कभी कभी उस पर क्वेश्चन आ जाता है, यूजुअली नहीं आता है, लेकिन अचानक आ गया ना तो अच्छा मस्त एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब 1.5-2 घंटे में टॉपिक भी खत्म हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। लेकिन उन लोग यूजुअली उस पर सब नहीं पूछते, लेकिन कभी आ गया ना 6-7 मार्क का बोनस है वो, कि उसमें ज्यादा मगजमारी नहीं है, उसका एक कोडवर्ड से तुमको पढ़ा दूंगा एक टॉपिक पूरा। एनीवेज वो टॉपिक पढ़ेंगे जब देखेंगे, फिलहाल उसका टैक्स रेट याद रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स कैसे आता है, दिस फिगर यू हैव टू बाइफर्केट इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट 10,000, नेक्स्ट 10,000 बैलेंस, 10%, 20%, 30%। तो ये मैं अलग अलग असेसी का रेट्स बता रहा हूं, तो वापस बताओ क्या था, इंडिविजुअल एचयूएफ का स्लैब रेट्स, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी का 30%, इंडियन कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्पेशल स्लैब्स, फर्स्ट 10,000, नेक्स्ट 10,000 बैलेंस, 10%, 20%, 30%। फिर वापस देखो इंडिविजुअल एचयूएफ का क्या था, स्लैब रेट्स था ना, तो ये देखो स्लैब रेट्स भी कैसी होती है, देखो स्लैब रेट्स में फर्स्ट अप टू एक से अप टू 2.5 लाख 0%, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, अबाउट 10 lakhs 30%। अरे काफी सालों से यही स्लैब रेट्स चल रहे हैं,
पिछले 2-3 सालों से यही स्लैब चल रहा है, अप टू 2.5, 2.5 टू 5। सर राइम होता है, ऐसे याद रखो, अप टू 2.5, 2.5 टू 5, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 lakhs to 10 lakhs और अबाउट 10 lakhs, और परसेंटेज 0, 5, 20, 30। लेकिन पता है ये जवानों का स्लैब रेट से है। किसका? जवानों का। अगर कोई 80 से सीनियर सिटीजन है ना, तो यही जो मैंने 2.5 लाख लिखा है ना, इसके बदले 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 लाख, मतलब सेम स्लैब बट अप टू 2.5 लाख के बोले अप टू 3 lakhs, फिर 3 lakhs to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, अबाउट 10 lakhs। लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए, और सीनियर सिटीजन मतलब उम्र ग्रेटर देन इक्वल टू 60 years, और रेसिडेंट भी होना चाहिए, मतलब देसी बुड्ढा। देसी बुड्ढा, देसी मतलब रेसिडेंट होना चाहिए, उम्र 60 years और मोर, तब उसको बोलेंगे सीनियर सिटीजन है। मतलब गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल स्लैब क्यों रखा? क्योंकि बुजुर्ग आदमी है तो उसकी रिस्पेक्ट की है, लेकिन गवर्नमेंट को एनआरआई बुड्ढे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। देसी बुड्ढा है तो उसके लिए बोला चलो, एक बूढ़े आदमी ने अपने जवानी में बहुत टैक्स भरा होगा, तो बुढ़ापे में थोड़ा रिलैक्स कर देते। अरे सोच क्या है गवर्नमेंट की, एक बूढ़े इंसान ने अपने जवानी में बहुत टैक्स भरा होगा, तो सीनियर होने के बाद क्या उसको परेशान कम करना चाहिए। अपने घर पे भी कोई एजेड होता है तो हम लोग उसको परेशान कम करते हैं ना, तो गवर्नमेंट भी वही सोचती है कि चलो सीनियर हो गया तो उसको परेशान कम करते हैं, मतलब उसका टैक्स रेट थोड़ा अच्छा रखा है, मतलब अप टू 2.5 के बोले अप टू 3 लाख तक 0% है। लेकिन ये नॉर्मल बुड्ढा है, कोई कोई लोग एकदम सुपर बुड्ढे होते हैं। सुपर बुड्ढे मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 80 years, मीन्स अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, तो पता है उन लोग का तो ये देखो, ये दोनों स्लैब ही मर्ज हो जाता है, ये पूरा 0% में आ गया। कौन सा? अप टू 5 लाख तक 0%, फिर सीधा 20 और 30। अरे 3 ही स्लैब है, अप टू 5 लाख सीधा नील। अरे 80 साल का हो गया, अभी क्या टैक्स लेंगे उससे यार। लेकिन क्या भरोसा नहीं, कितने बूढ़े लोग करोड़ों छापते हैं, तो एक लेवल के बाद तो टैक्स आएगा ही ना। इससे 5 लाख तक छूट दे दी चलो, लेकिन 5 लाख के ऊपर गया तो एक बार तो 20% लगेगा, अप टू 10 lakhs, और 10 lakhs क्रॉस हो गया तो 30%। और इस स्लैब रेट से पता है ना कैसे होता है, ये 30% भी 10 लाख के ऊपर जो अमाउंट है वो, ये भी बताना पड़ता है, नहीं तो कोई कोई लोग को ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। खैर सीए इंटर में बच्चा पढ़ा हुआ उसको आइडिया रहती है, लेकिन कितने लोग सीए इंटर में ना कैसे तैसे टैक्स निकाल दिए होते, कितने लोग तो जीएसटी के भरोसे आ जाते। चलो सीए इंटर में जीएसटी पढ़ के पास हो गए ऐसे, नहीं मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मतलब फाइनल सीए में भी बहुत छोटी छोटी चीजें अनक्लियर होती है। इससे क्या सेफ्टी के लिए बता देता हूँ कि स्लैब्स में ये जो 30% आता है ना, ऐसे नहीं कि 10 लाख क्रॉस हो गया तो पूरे पे 30, पूरे पे आ गया तो फ्लैट रेट हो गया ना। ये स्लैब वाइज चलना होता है, तो 10 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है ना, उसका 30%, मतलब बेसिकली इनकम के 4 स्लैब्स ही बन जाएंगे। 2.5 लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 lakhs और अबाउट 10 lakhs। और बुड्ढा है तो 3 lakhs के हिसाब से बनेगा। सुपर बुड्ढा है तो 3 ही स्लैब है, 5 लाख तक 0, एंड फिर सीधा ये आ जाएगा 20 और 30। लेकिन ये स्पेशल स्लैब्स देसी बुड्ढों के लिए, हाँ। अगर कोई नॉन रेसिडेंट बुड्ढा है तो भले वो 100 साल का बुड्ढा है तो भी ये वाला स्लैब लगेगा, 2.5 लाख वाला। मतलब जो हमने जवानों के लिए स्लैब बनाया ना, वो जवानों वाला स्लैब लग जाएगा अगर वो नॉन रेसिडेंट बुड्ढा है तो। कि नॉन रेसिडेंट बुड्ढे की हम लोग कोई कदर नहीं कर रहे, नॉन रेसिडेंट है, व्हाई शुड वी गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द सीनियोरिटी। चलो भारत के देसी लोग हैं ना, तो उस दोनों देश भर, इधर देसी लोग का मतलब क्या है, इस देश में रहते हुए पूरी जवानी में भर भर के टैक्स भरा है यार, कभी उसको शांति से बुढ़ापे में चैन की सांस लेने दो। इसलिए नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट ने कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया है, उन लोग को तो सीधा 2.5 लाख के हिसाब से ही स्लैब रेट्स लगेगा। तो ये केयरफुल रहना, क्योंकि आज भी अगर एग्जाम में ये पॉइंट आया ना, कोई बुढ़े आदमी का, और कई सब में नॉन रेसिडेंट लिखा है, कितने लोगों को स्ट्राइक ही नहीं होगा। अरे कितने लोग तो अरे बुड्ढा है करके वो स्लैब लेके बैठ जाते हैं, वही 3 लाख वाला, 5 लाख वाला। लेकिन यू टू बी केयरफुल कि सीनियर सिटीजन होने के लिए खाली एज ही काफी नहीं है, रेसिडेंशियल स्टेटस भी देखना पड़ता है।
ये कितने लोग इग्नोर करते हैं। आधे लोग तो क्या एज देख के सीधा डिसाइड कर लेते हैं, अरे एज देखने का है, लेकिन प्लस दूसरा कंडीशन क्या है, रेसिडेंट भी होना चाहिए, तो ही उसको सीनियर सिटीजन का खिताब मिलता है। मतलब पूरे डीटी में ऐसा है। ये तो अभी मैं स्लैब रेट्स पढ़ा रहा हूँ ना, आगे जाके टीडीएस का टॉपिक आएगा, कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन का जिक्र होते रहेगा। जब कभी भी मुंह से सीनियर निकला ना, मतलब देसी बुढ़ा, उम्र से भी बूढ़ा, और रेसिडेंशियल स्टेटस भी रेसिडेंट होना चाहिए उसका। और नॉर्मल सीनियर का क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। और सुपर सीनियर का ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल टू भी आ गया है, एग्जैक्ट 80 होते ही सीनियर। अरे तो स्लैब रेट्स बता दिए, किसके लेते हैं, इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। एक से इधर मैं लिख देता हूं, अगर नॉर्मल बुड्ढा है तो यही चीज क्या हो जाएगा, 3 लाख। वही 2.5 लाख केवल है, 3 लाख हो जाएगा। और वही सुपर बुड्ढा हुआ तो फिर तो ये पूरा स्लैब ही मर्ज होके 0 हो जाएगा, एंड फिर 20%, 30%। हाँ तो सुनो, ये जो मैंने नेट टैक्सेबल इनकम इधर लिखा ना, ये नेट टैक्सेबल इनकम मतलब बैलेंस एनटीआई। ये थोड़ा प्रॉपर मुझे लिखना चाहिए था इधर, ये देखो, ये जो है ना नेट टैक्सेबल इनकम एक्स है ना, इधर मैं लिख देता हूँ, ये बैलेंस एनटीआई। अपने प्रिंटेड नोट्स पे देखोगे ना, उधर परफेक्ट लिखा है बैलेंस एनटीआई। एक सेकेंड, अरे बैलेंस एनटीआई मतलब वो सटक लटक विनिंग्स वो सब कट करने के बाद, ये देखो ये वाला फिगर है। ये वाले फिगर को अपने को देखना है कि अप टू 2.5 लाख है कि क्या है। अरे क्योंकि ये 3 को तो, ये 4 को तो अलग ही कर दिया ना, तो ये चारों को अलग करने के जो बचा कुछ अमाउंट है, उसमें देखना है अप टू 2.5, 2.5 टू 5, 5 टू 10, अबाउट 10। तो ये बैलेंस एनटीआई है। तो ये नेट टैक्सेबल इनकम ऐसे ही लिखा था, लेकिन वो बैलेंस नेट टैक्सेबल इनकम है, शुरुआत के वो 4 कॉलम को हटा के। ओके, तो सुनो, मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ ये बता रहा हूँ तुम लोग को। डिपेंडिंग अपॉन असेसी ना, तो पहला असेसी कौन था, इंडिविजुअल एचएफ, उसके लिए स्लैब रेट्स होता है। फिर देखो अगला असेसी कौन होता है, देखो अगला असेसी इज पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी, उसका क्या है 30%। कंपनीज का क्या था बताओ, फॉरेन कंपनी 40%। सुनो ध्यान से, फॉरेन कंपनी 40%, इंडियन कंपनी का क्या था 30%। लेकिन एक से रुको, तो पार्टनरशिप फर्म का 30%, एलएलपी 30%, कंपनीज पे क्या था, फॉरेन कंपनी 40, लेकिन इंडियन कंपनी का क्या था 30 ना। लेकिन सुनो, इंडियन कंपनी को कभी कभी 25% टैक्स आता है, अगर उसका गए टू गए साल का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है। गए टू गए साल मतलब गया साल नहीं, पिछला साल नहीं, पिछले का पिछला, उस साल का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो टैक्स रेट विल बी 25%। लॉजिक बताऊंगा, लेकिन एक बार रूल सुनो ना। जैसे मई 24 में जो बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, मई 24 में, उन लोग का प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, तो 23-24 में 25% टैक्स आएगा। मतलब कंपनी, इंडियन कंपनी का बता रहा हूं, फॉरेन कंपनी का हमेशा 40% है, इंडियन कंपनी को 25% आएगा, प्रोवाइडेड गए टू गए साल। तो सी इसका गया साल तो क्या था 22-23, एक सेकंड वापस करना पड़ेगा, रुको एक से, क्या था 23-24 जो अपना प्रीवियस ईयर है, उसमें 25% टैक्स चाहिए। तो गए टू गए साल, मतलब गया साल तो 22-23 है, वो इग्नोर करो। उसके पहले क्या था 21-22, इस साल का टर्नओवर शुड बी अप टू 400 करोड़, तब जाके अपने को 23-24 में 25% टैक्स आएगा। लॉजिक बताऊंगा, लेकिन क्या है रूल, क्या है पहले बताओ, टर्नओवर शुड बी अप टू मतलब लेस देन इक्वल टू 400 करोड़। किस साल का टर्नओवर, गए टू गए साल, इस अपना गया साल तो 22-23 था,
उसके भी पहले वाला मतलब 21 22 रीजन बताऊंगा, लेकिन पहले इतना दिमाग में छाप तो आगे बढ़ूंगा। नहीं तो क्या रूल ही दिमाग में सेट नहीं हुआ है, दुनिया भर की मैं लॉजिक बता रहा हूँ तो मिक्सअप हो जाता है। तो रूल क्या है, 23-24 के साल में कोई रिटर्न भर रहा है 23-24 का, उसको 25% टैक्स लगेगा, प्रोवाइडेड उसका गया साल का टर्नओवर शुड बी अप टू 400 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़। तो सी पहले 400 पे बात करते हैं। सी बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम है, जो छोटी छोटी कंपनियां है ना उनको कम टैक्स मारना चाहती है। और छोटी कंपनी मतलब 400 करोड़। अब तुम लोग बोलो 400 करोड़ वालों को छोटा थोड़ी होता है, बराबर है। तुम लोग अपने एंगल से देखोगे ना तो 400 करोड़ मतलब महा बड़ी कंपनी लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, गवर्नमेंट तो 2-2 हजार करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी से डील करती है, 3-3 हजार का करोड़ करोड़ का टर्नओवर। तो उसके लिए 400 करोड़ मतलब नॉट अ बिग डील। हाँ, अपने तो क्या है, धंधे में 20-25 लाख के टर्नओवर में भी बड़ा सोच लेते हैं, लेकिन अपने एंगल से मत सोचो ना, गवर्नमेंट के एंगल सोचो। एंड गवर्नमेंट को तो जहाँ 5,000 करोड़ का टर्नओवर वाले लोग भी दिखते हैं, तो 400 करोड़ तो कम है ना। तो उनके नजरिए से ऐसा सोचो कि जो छोटी कंपनी है ना उनको गवर्नमेंट 30 नहीं, खाली 25% टैक्स मारना चाहती है। और छोटी का मतलब टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ ना। लेकिन ये तो समझा कि 400 करोड़ से कम हुआ मतलब इससे प्रूव होता है कि कंपनी छोटी है तो टैक्स कम मारना है। लेकिन व्हाई डू वी सी टर्नओवर ऑफ गया साल? अरे 400 करोड़ भी चलो हजम हो गया, हाँ, ठीक है, गवर्नमेंट की मेंटालिटी है कि जो भारत में छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको ज्यादा टैक्स नहीं मारना है। बेसिकली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट कॉर्पोरेट। पिछले 2-3 साल का बजट देखोगे ना तुम लोग, 2-3-4 साल का बजट देख लो, तुम लोग नोटिस करोगे, मतलब इन दिनों में गवर्नमेंट बजट्स में ना कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ही देश का नाम रोशन करती है। अरे आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही देश का नाम रोशन करते हैं, मान करते हैं ना, बड़े बड़े कंपनी तो कंट्री का नाम रोशन करते हैं। और कॉर्पोरेट्स के कारण ही शेयर मार्केट चलता है, कंपनियों की तो शेयर है, उन्हीं का तो शेयर मार्केट है। तो कॉर्पोरेट्स को अगर अच्छा संभाल के रखेंगे ना तो देश का फायदा है। तो गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 सालों में नोटिस किया होगा, कंपनीज को अच्छा सपोर्ट किया है। ऐसे थोड़े और भी सेक्शन पढ़ाऊंगा ना तुमको लगेगा गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट कॉर्पोरेट्स। बाकी बिजनेस करने वाला सोल ट्रेडर भी होगा, लेकिन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म को इतना गवर्नमेंट पैम्पर नहीं करती है, कंपनियों को किया है। तो उसमें एक एडवांटेज तो क्या दिख रहा है कि छोटी कंपनियों को बोला चलो 30 नहीं, 25% ही टैक्स भरो। लेकिन डाउट क्या आएगा, कंपनी का छोटा होना हम लोग गए साल के टर्नओवर से क्यों डिसाइड करते हैं? पहले तो सिर्फ करंट ईयर का टर्नओवर से तो नहीं कर सकते। मेरे को बताओ, ये अपने 23-24 का प्रीवियस ईयर है, उसी मतलब हम लोग प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर भी नहीं देख रहे, ना हम लोग प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर देख रहे हैं, उसके पहले वाले साल का टर्नओवर देख रहे हैं। तो इसका क्या लॉजिक है? मतलब ऐसा ही कुछ है, लेकिन सुनो प्रॉपर वर्ड से बता रहा हूँ। ये देखो, बेसिकली मई 24 में अपना प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24, ओके। अभी 23-24 का बजट कब आता है? 23-24 का बजट कब आता है बताओ? कभी भी कोई प्रीवियस ईयर चालू होता है ना, उसके शुरुआत में बजट आ जाता है। तो अपना ईयर तो अप्रैल 23 में चालू हुआ था, तो अप्रैल 23 के पहले मार्च, फेब 23 गया ना, फेब 23। अभी क्या चल रहा है? अभी तो जून आ गया, तो फेब 23 में बजट आया था। तो सी, जब बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो गवर्नमेंट को माइंड में क्या रहता है कि कहीं लोग टर्नओवर को मैनिपुलेट ना कर ले। तो अगर लॉ ऐसा बोलेगा ना, चलो हम 23-24 का टर्नओवर देखेंगे, अगर 400 करोड़ आया तो 25% मारेंगे। तो सोचो 23-24 तो अभी बजट तो 23-24 के साल की शुरुआत में ही आ गया है। तो साल शुरू होने के पहले अनाउंसमेंट हो जाती है। और सोच, अनाउंसमेंट ऐसी होती है कि अगर आपका 400 करोड़ हुआ तो हम आपको 25 मारेंगे। तो लोग तो अपने टर्नओवर को कैसे भी करके 400 करोड़ के बाजू लेके आ जाएंगे। खैर, किसी का 2-3 हजार का धंधा होता है वो सोचेगा नहीं, लेकिन जो 400 करोड़ के करीब ही करीब घूमता है,
जिसका 410 करोड़ होने वाला है वो सेटिंग करके 400 के अंदर ले लेगा ना यार। अगर हमने 23 24 को बेंचमार्क रखा होता तो, क्योंकि बजट तो, अरे बजट में अनाउंसमेंट हुई है। कौन सी अनाउंसमेंट? कि जिसका गए साल का टर्नओवर 400 करोड़ या कम है 25% आएगा, ये बजट में अनाउंस होता है ना। तो बजट तो साल के शुरुआत में, और शुरुआत में ऐसा बोल देंगे चलो आपका 23-24 का टर्नओवर देखेंगे, 23-24 का। तो 23-24 तो पूरा साल अपने हाथ में है, तो टर्नओवर कैन बी मैनिपुलेटेड। इनफैक्ट 22-23 का भी टर्नओवर मैनिपुलेट हो सकता है, क्योंकि बजट कब आया था? फेब 23। ये देखो स्क्रीन पर देखो, फेब 23 भी इधर आता है, ये देखो इसके अंदर, ये दिख रहा है 22-23 के अंदर ही आता है। और 22-23 भी मार्च में एंड हुआ है, तो ईयर एंडिंग बाकी है, तब तक टर्नओवर मैनिपुलेट हो सकता है। इससे लॉ ने क्या बोला, मजाक मस्ती चाहिए नहीं अपने को, सीधा उसके भी पहले का साल लो 21-22। वो साल ऐसा है ना जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब क्लोज हो चुकी है, रिटर्न वगैरह फाइल हो चुका है, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता है। मतलब उसका टर्नओवर एक नेचुरल टर्नओवर रहेगा, मतलब जो नेचुरल है वो ही रहेगा। अगर किसी का नेचुरली 406 करोड़ है तो 406, और 406 वालों को बेनिफिट नहीं है। अप टू 400 मतलब 400 या कम वालों का है। अरे मतलब मैं तुमको लॉजिक बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने टर्नओवर देखा तो देखा, लेकिन इस साल का नहीं, गए साल का भी नहीं, उसके गए साल का। तो इस साल का टर्नओवर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 400 करोड़ वाला रूल होता है ना, गवर्नमेंट बजट में अनाउंस करती है, और बजट तो साल की शुरुआत में है, तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इनफैक्ट इस साल का क्या, गए साल का भी टर्नओवर मैनिपुलेट कर सकते हैं, कि बजट साल की शुरुआत में है, तो गए साल के तो एंड में आया होगा बजट, तो वो गए साल का टर्नओवर भी मैनिपुलेट हो सकता है। इससे लॉ ने क्या सोचा, ऐसा साल पकड़ो जिसका टर्नओवर मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है, और वो ईयर कौन सा है? गया टू गया, उस साल का टर्नओवर देखना है। इससे सी तुम लोग को अभी रट ही लेना है कि 23-24 का रिटर्न फाइल करेगा ना कोई, तो उसको 21-22 का टर्नओवर चेक करना है। अगर वो नेचुरली तुम्हारा 400 करोड़ या कम था ना, तो तुमको 25% टैक्स का एडवांटेज मिलेगा। लॉजिक ओवरऑल यही है कि छोटी कंपनियों को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन सपोर्ट कर रही है मतलब उसमें चिंदीगिरी मत करो यार। तुम्हारा 420 है तो 400 लाने के लिए कर रहे हो, वो मत करो। अगर नेचुरली आपका 400 करोड़ था तो वी विल टैक्स यू 25% ना, बट नेचुरली आपका टर्नओवर वो था, वो मैनिपुलेटेड नहीं है, वो देखने के लिए हम लोग इस साल नहीं, गए साल नहीं, गया टू गया साल देखेंगे। एक बात बताऊं, ये जो 400 करोड़ तक का टर्नओवर है बजट में अनाउंस होता है ना, लेकिन पिछले 2-3 साल से इन लोग बजट में यही अनाउंस कर रहे 400 करोड़। ये तो पता है शुरुआत में क्या है, क्या टर्नओवर वालों के लिए 25 करोड़ होगा वो सस्पेंस रहता था। अरे कितने टर्नओवर वालों का 25% होगा ये सस्पेंस रहता था। ऐसे पिछले 4-5 साल से रूल चालू हो गया है 25% वाला सिस्टम। लेकिन शुरुआत के 2-3 बजट में क्या इन लोग ने टर्नओवर सस्पेंस रखा था। स्टार्टिंग में बोला था जिसका 50 करोड़ है, फिर बाद में अगले बजट में कुछ अलग अमाउंट दे दिया, फिर अलग अमाउंट दे दिया, लेकिन अभी 2-3 बजट से 400 करोड़ ही आ रहा है। सो नाउ इट इज नो मोर अ सस्पेंस। तो लोग अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चलो 400 करोड़, लेकिन फिर भी जब तक बजट नहीं आया तो कुछ बोल नहीं सकते ना यार। बट कोई अगर इतना प्लानिंग करता है तो नोटिस कर रहा है यार, हर बजट में गवर्नमेंट टर्नओवर को 400 ही रख रही है। जैसे 23 के बजट में भी वो रखा था, 22 के बजट में भी, 21 के बजट में भी। तो कितने लोग क्या सोचते, 400 करोड़ ही रखना होता है ना गवर्नमेंट का, तो वो लोग प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन भरोसा नहीं ना, अगले बजट में कुछ अलग फिगर आ गया तो। मतलब इन शॉर्ट इट इज नो मोर अ सस्पेंस इज लास्ट 2-3 ईयर्स। बट इनिशियली जब ये सिस्टम आया था ना, मेरे तो आंखों के सामने सब आया ना, तो मतलब टर्नओवर एक सस्पेंस रहता था। गवर्नमेंट बजट में पता नहीं कौन सा टर्नओवर बताने वाली है, 50 होगा कि 100 करोड़ होगा कि 200 करोड़ होगा, क्या होगा, तो सस्पेंस रहता था। और सस्पेंस क्यों रखना पड़ता था, क्योंकि पब्लिक अपने टर्नओवर को मैनिपुलेट ना कर सके। लेकिन फॉर योर नॉलेज पिछले 2-3 साल से इन लोग ने सस्पेंस उड़ा दिया है, 400 करोड़ फिक्स ही कर दिया है। एंड ठीक है, लोग मैनिपुलेट कर सकते, कर लो, कितना कर लिया कोई,
410 वाला 400 में आ जाएगा, कोई 1000 करोड़ वाला थोड़ी 400 करेगा, इतना कौन सा मैनिपुलेशन करेगा। इन शॉर्ट, मैं May 24 वालों को जो 400 बोल रहा हूं ना, गए बैच में भी 400 करोड़ करवाया था। मेरा गया बैच नवंबर 23 अटेम्प्ट वाला था और नवंबर 23 के बच्चों को भी 400 करोड़ रटवाया था। इनफैक्ट उसके पहले वाले बैच में 400 करोड़ रटवाया था। लेकिन आइडियली ये टर्नओवर क्या है, हर बजट में अनाउंस होता है इट शुड चेंज, पर ठीक है, गवर्नमेंट 400 करोड़ ही रख रही है। और लास्ट बैच में भी मैंने ऐसे बोला था, गया टू गया टर्नओवर, गया टू गया साल। ओके सी, कोई कोई लोग को डाउट आता है कि सर हम लोग गए टू गए साल का टर्नओवर देख रहे हैं ना, तो अगर गए टू गए साल में वो कंपनी थी नहीं तो जीरो टर्नओवर, कंपनी थी नहीं मतलब जीरो टर्नओवर, तो 25% मिलेगा ही ना। यू कैन टेक दी एडवांटेज। सी, लॉ ने क्या बोला, इफ योर टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो इफ योर टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो हम लोग गए टू गए साल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे थे, तो टर्नओवर जीरो हो गया ना। एक्चुअली एक्ट इज साइलेंट, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, नहीं तो नहीं नहीं, दूसरा ओपिनियन ये हो सकता है कि गए टू गए साल का नहीं तो गए साल का देख लो, बट ये सब ओपिनियन है। एक्ट में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। एक्ट में सीधा लिखा है कि अगर आपका लास्ट टू लास्ट ईयर का टर्नओवर इतना हुआ तो 25% मिलेगा। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर वो कंपनी थी ही नहीं, तो उसके लिए एक्ट में कुछ नहीं बोला है, लेकिन लॉजिकल ओपिनियन क्या होगा, 25% ना, क्योंकि 400 करोड़ या कम, उसमें जीरो टर्नओवर वाला कंपनी भी तो आ गया ना। कंपनी थी नहीं मतलब टर्नओवर वाज जीरो, तो इट इज लेस देन इक्वल टू 400 हो गया ना, तो 25% आएगा। एनीवेज, लॉ इज साइलेंट फॉर दैट। फिर सुनो, ये कंपनी का टैक्स रेट हो रहा था, ये देख लो ना अपनी नजरों से, एक बार देख लो ये क्या बोला, बताओ मैंने। इंडियन सॉरी इंडिविजुअल एचयूएफ का तो स्लैब रेट बताया था, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी का 30%, इन लोग का स्टैंडर्ड 30 है। कंपनीज के लिए फॉरेन कंपनी का क्या बोला था मैंने, फॉरेन कंपनी का 40%, लेकिन इंडियन कंपनी का यूजुअली 30 है, लेकिन 25% चाहिए। तो ये वाली चीज देखो, कौन सी वाली चीज, ये 23-24 से 25% टैक्स भरना है, तो गया टू गया साल का टर्नओवर, मतलब ये साल नहीं देखना है, उसका भी प्रीसीडिंग ईयर, मतलब 21-22, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़, तो 25% टैक्स आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या बताया था, अप टू 10, फर्स्ट 10 नेक्स्ट 10 बैलेंस 10%, 20%, 30%। सी, इधर कोई कोविड का लॉजिक नहीं है। ये जो है ना 25%, 400 करोड़ से कम टर्न हो, कोविड का लॉजिक नहीं है। कोविड के पहले भी सिस्टम था ये, लेकिन उन दिनों में 400 करोड़ नहीं था, शुरुआत में 50 करोड़ से आया था ये रूल, 50 करोड़ से आया था, लेकिन इसका कोविड से कुछ कनेक्शन नहीं है। कोविड के कारण मतलब ये हुआ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये इन लोग ने क्या है, मतलब एक्चुअली ये अरुण जेटली जब था ना, तब से उसने सिस्टम चालू कर दिया है कि कॉर्पोरेट्स को धीरे धीरे कम टैक्स करना चालू करो। ये मतलब थोड़े कोविड के पहले से सिस्टम चालू हो गया है, तो मतलब इसका कोविड से कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि कोविड था इसलिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट आया है, ऐसा नहीं है। ओके हाँ, एक और डाउट क्या है इसमें, टर्नओवर मतलब क्या, टर्नओवर मतलब सिंपल सीधा सेल्स। अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जो सेल्स होती है ना, वो सीधी सेल्स, मतलब लॉ ने टर्नओवर वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, और जो चीज डिफाइन नहीं की ना, वो अपने नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट से क्रेडिट साइड में जो सेल्स होता है ना, सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न को नेट करके, वो सेल्स शुड बी अप टू 400 करोड़। लॉ हैज नॉट डिफाइंड द वर्ड टर्नओवर। तो ये टैक्स रेट हो गया। तो सुनो, ये एक्चुअली चल क्या रहा है मालूम, ये देखो, मैं अभी भी इधर ही हूं। अरे हम लोग इसके अंदर घुस गए थे, किसमें, बैलेंस पे टैक्स कैसे आता है, डिपेंडिंग अपॉन असेसी था, तो ये सबके टैक्स रेट बता रहा था। फिर सुनो, अभी है ना, इधर मेरे पास जल्दी देखो ना, इसके आगे है ना क्या करना है, मेरे पास जगह नहीं है ना, तो ये सेम चीज मैंने अगले पेज पे किया है, लेकिन एक्चुअली स्टेटमेंट शुरू यहां से हुआ था, देखो ना इधर,
5 8 करते करते इधर पहुंचा, फिर उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, और यही स्टेटमेंट आगे और बढ़ रहा है, लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर किया है। तो ये देखो अभी आगे कैसे बढ़ेंगे। पहले ये सब फिगर पे टैक्स कैसे निकालना मैंने सिखा दिया ना। अभी हम लोग इतनी देर से इसके ऊपर बात कर रहे थे कि डिपेंडिंग अपॉन असेसी टैक्स कैसे कंप्यूट करना चाहिए। ये जो मैं 25% 30% बता रहा हूँ, किस पे अप्लाई करना है? ये वाले फिगर पे अप्लाई करना है। और ये फिगर है क्या? ये 4 इनकम को काटने के बाद जो बचा कुचा एनटीआई है, उसके ऊपर क्या परसेंटेज लगाना चाहिए उसकी बात हो रही थी अभी। हाँ, अब देखो, ये जितने भी टैक्स हमने कंप्यूट किए ना, ये सबको इकट्ठा करना पड़ेगा इधर, और इकट्ठा होने के बाद क्या आएगा? टोटल टैक्स, मतलब सब इनकम का फाइनल टैक्स कितना आ रहा है। फिर इसके बाद है ना रिबेट वाला कॉन्सेप्ट होता है। रिबेट का मतलब क्या होता है? एक गरीब इंसान को गवर्नमेंट डिस्काउंट देने का सोचती है। अरे गवर्नमेंट क्या सोचती है, चलो हम पब्लिक से टैक्स मांगते हैं, लेकिन उसमें जो गरीब लोग होते हैं ना, एक गरीब इंसान क्या करता है, शॉपिंग करने भी जाता है, क्या सोचता है, थोड़ा दुकानदार डिस्काउंट दे देवे। तो वैसे गरीब इंसान जब रिटर्न फाइल करता है, तो उसकी सरकार से उम्मीद क्या होती है, थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना, मैं गरीब हूँ। तो गरीबों के लिए डिस्काउंट खोला है, और डिस्काउंट कितना है? मतलब 12,500, और गरीब मतलब 5 लाख तक एनटीआई हुआ। तो प्लीज सुनना ध्यान से, ये देखो, नेट टैक्सेबल इनकम, ये अप टू 5 lakhs, अप टू मतलब लेस देन और इक्वल टू आ गया। अप टू 5 लाख हुआ तो गवर्नमेंट बोलती है पूरे साल में तू 5 लाख से ज्यादा कमा ही नहीं पाया, गरीब है यार। तो गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दिया है, कितना? मैक्सिमम 12,500। वो बोले नहीं, मेरा तो टैक्स ही खाली 2,000 है, तो माफ पूरा 2,000, मतलब 12,500 तक का टैक्स माफ कर देंगे। अरे बाय ऐड करना है, क्या था? 12,500 का रिबेट मिलता। रिबेट का मतलब ही होता है डिस्काउंट। रिबेट वर्ड का मतलब ही होता है तुमको डिस्काउंट दिया, और ये डिस्काउंट देने वाला सेक्शन कौन है? 87A। तो ऐसा लिखे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, एंड इट इज ओनली फॉर देसी गरीब। सी गरीबों के लिए गवर्नमेंट का सॉफ्ट कॉर्नर है ना, लेकिन इतना याद रहो, गवर्नमेंट सारे सॉफ्ट कॉर्नर देसी लोग के लिए रखती है। कोई परदेसी आदमी है, नॉन रेसिडेंट, वो बोले हम भी गरीब है, गरीब, हाँ तो गरीब है तो क्या है, फिरंगी हट, उसको कोई रिबेट नहीं है। लेकिन अपने ऐसे देसी लोग होते हैं, देसी देसी लोग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। सी बेस्ट ऐसे याद रखो ना, जिधर भी गवर्नमेंट को सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है ना टैक्स कैलकुलेशन में, इट इज ओनली फॉर देसी बॉय। जैसे बुजुर्ग आदमी, सीनियर सिटीजन, उसको भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, एक स्पेशल स्लैब रख के, वो भी देसी बुड्ढा। गरीबों के ऊपर दया खाई, अरे गरीब लोग को थोड़ा डिस्काउंट देने का ना, वो भी देसी गरीब होना चाहिए। अरे मतलब बताओ मेरे को इधर क्या क्या याद रखना चाहिए, बताओ। सेक्शन 87A याद करो, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को ही मिलता है, इंडिविजुअल्स। हाँ, गरीबी की आड़ में पार्टनरशिप हम कम नहीं रो नहीं सकती है। अरे गरीबी एक इंसान को फील होती है, इंसान अपने ऐसे गरीब होते तो रोते रहते, दुखी, डिप्रेशन में आते। लेकिन जो आर्टिफिशियल एंटिटी, उनको क्या फीलिंग है? उनको तो अमीर हुए गरीब हुए कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। फीलिंग्स किस में होती है? इंडिविजुअल्स में। इसे रेसिडेंट इंडिविजुअल लोग के लिए रखा है। तो सुन, क्या क्या याद रखना, गिनो, ये देखो, सेक्शन 87A, असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, गरीब मतलब एनटीआई अप टू 5 लाख, और अमाउंट 12,500 मैक्सिमम। ये सब याद रखना है। अरे मैक्सिमम मतलब ये देखो, अगर मेरा ये वाला फिगर ही 7,000 आ रहा है, तो 7,000 ही लेंगे ना यार। ऐसा तो नहीं है, नहीं ये तो मेरा 7,000 है और 12,500 का डिस्काउंट दे दिया, मुझे रिफंड दे दो। डिस्काउंट से कभी रिफंड मिलता है? अरे कोई दुकान में शॉपिंग करने जाओगे, तो दुकानदार तुमको कपड़े फ्री में दे देगा? दुकानदार को ऐसा तो नहीं बोल सकता मेरे को ये ट्राउजर चाहिए, ये जीन्स चाहिए, लेकिन सामने और तू भी पैसा दे मुझे। अरे डिस्काउंट कितना मिलेगा, कोई ले फ्री में लेके जा। सामने से दुकानदार से पैसा लोगे, ऐसा कभी डिस्काउंट हुआ है? तो वैसे ही गवर्नमेंट से अपने को रिफंड मिले, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। डिस्काउंट के नाम पे तेरा टैक्स जीरो कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन रिफंड मत एक्सपेक्ट करो भाई। सी ये सब बोलने में लग रहा है, हाँ ये तो लॉजिकल है ना,
लेकिन पब्लिक ऐसी हरकत करती है। आज अगर 100 जन को क्वेश्चन दे दूं ना ऐसा, 10-15% पब्लिक तो ऐसा करेगी। क्या मालूम है, इधर 7,000 था, रिबेट 12,500 है, माइनस कर दिया, एंड फिर नेगेटिव में आ गया। और ये नेगेटिव अमाउंट को क्या बोले, रिफंड ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट। और उसके माइंड में क्या है, रिफंड विफंड तो होता ही है ना, इनकम टैक्स तो रिफंड होगा। अरे मतलब कोई कोई लोग इतना सोचते नहीं है, मैकेनिकली करते हैं ना। तो इसलिए बताना पड़ता, मुझे तो हर छोटी चीज बतानी पड़ेगी ना। और अभी तो इंडिया के बच्चे लोग लेक्चर बैठते हैं वीडियो लेक्चर्स में। तो इंडिया में कोने कोने में कौन सा कैसा स्टूडेंट है, मुझे हर चीज सोच के छोटी छोटी चीज बतानी पड़ती है। तो इन शॉर्ट, रिबेट से अपना टैक्स जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। मेरे को वापस बता, 4 पॉइंट क्या थे, याद करो साथ में। सेक्शन 87 ए याद रखना है, सेक्शन भी याद रखना है। रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। और गरीब मतलब एनटीआई अप टू 5 lakhs। एनटीआई मतलब क्या ना, ये देखो ये वाला फिगर। सी कई बार क्या होता है ना, हम लोग 5 लाख पे ध्यान, हाँ 5 लाख और 5 लाख, पेपर सॉल्व करते ना एग्जाम के, अरे 5 लाख क्या था, वो था क्या वो 5 लाख, ब्लैकआउट हो जाता है। तो बताओ क्या था 5 लाख, ये वाला फिगर। ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5 लाख, तब वो कहलाएगा गरीब है। तो सुनो, सेक्शन 87 ए, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एनटीआई अप टू 5 लाख, रिबेट का अमाउंट मैक्सिमम 12,500। अगर तेरा टैक्स कम आ रहा है तो जीरो कर देंगे, लेकिन ज्यादा है तो मैक्सिमम 12,500 की छूट है। तो ये रिबेट था। और रिबेट का लॉजिक था गरीबों को डिस्काउंट देना। अब सुनो, जहां गवर्नमेंट ने, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये देखो क्या था। सी जहां गवर्नमेंट ने गरीबों का ख्याल रख के रिबेट दिया, वहां गवर्नमेंट ने अमीरों को लूटा भी है। सी गवर्नमेंट का मेंटालिटी क्या है, गरीब है तो बेचारे को डिस्काउंट दे दो, लेकिन अमीर है तो लूट लो। और अमीरों को लूटने के लिए सरचार्ज खोला है। नेक्स्ट थिंग इज सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब ही क्या होता है मैं, टैक्स के ऊपर और टैक्स। सर चार्ज, सर मतलब ऊपर से और चार्ज। अरे मतलब मैं अपनी इनकम का एक टैक्स तो भर रहा हूं, फिर टैक्स के ऊपर से और टैक्स आता है ना, उसको ले सर चार्ज। एक्चुअली कभी ये सर वर्ड आता है ना, सर का मतलब ऊपर से और चार्ज किया, तो मतलब सरचार्ज का डेफिनेशन टैक्स के ऊपर और टैक्स। तो मतलब पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है, तू अमीर है ना, तो तू टैक्स तो भर रहा है, टैक्स के ऊपर और टैक्स भर। क्यों, अमीर लोग पैसा नहीं देंगे सरकार को तो देश कैसे चलेगा यार। चलो गरीबों पे दया आती है, हमने उनको रिबेट दिया है, लेकिन अमीर लोग इतना खासा अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो टैक्स क्यों दे रहे हो, टैक्स के ऊपर और टैक्स दो, विच इज कॉल्ड सरचार्ज। तो मतलब पता है, ये अगर गरीबों के लिए है, ये अगर गरीबों के लिए है, तो ये किसके लिए, अमीरों के लिए। और अमीर का मतलब क्या मालूम है, एनटीआई, ये वाला फिगर। हाँ, एक सेकंड, लफड़ा हो गया ना, ये देखो वापस बोलना पड़ेगा। ये अगर गरीबों के लिए है तो सरचार्ज अमीरों के लिए है। लेकिन अमीर का मतलब क्या मालूम है, नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा हुआ तो अमीर। अमीर का मतलब क्या है, 50 लाख के ऊपर हुआ तो अमीर। तुम लोग बोलोगे सर आपने 5 लाख तक वाले को गरीब बोला, तो 5 लाख के ऊपर वाला अमीर होना चाहिए। नहीं, 5 लाख के ऊपर वाला मिडिल क्लास आदमी है, 5 लाख तक वाला गरीब, 5 लाख के ऊपर वाला है तो मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं होता है। मिडिल क्लास आदमी होता है ना उसको कोई स्पेशल रिबेट विबेट मिलता है, ना उसको गवर्नमेंट लूटती है। मतलब मिडिल क्लास वाला एवरेज जिंदगी है ना उसकी, तो यार तो बताओ। और मिडिल क्लास के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसे मुंह से बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट ने अगर कुछ खास चीज रखी है तो गरीबों के लिए और अमीरों के लिए। गरीब मतलब एनटीआई अप टू 5 लाख, अमीर मतलब एनटीआई अप टू, सॉरी अप टू नहीं, ग्रेटर देन 50 lakhs। मतलब अगेन अपने को यही फिगर देखना है, ये फिगर ग्रेटर देन 50 लाख हुआ तो समझो भाई तू अमीर है, इतने पैसे कमा रहे, कहाँ लेके जाएगा, गवर्नमेंट को दे। कोई बोला नहीं टैक्स भरो, टैक्स तो भरो ही, टैक्स के ऊपर और टैक्स भरो। मतलब ये देखो, अगर तुम यहाँ पर कुछ अमाउंट भरोगे ना, तो उस पर 10% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। अरे मतलब तू 100 भर रहा है,
तो 110 भर। अरे सरचार्ज इज 10%, बोल दिया मैंने। सरचार्ज का रेट क्या है? 10%। लेकिन कभी कभी 10 के बदले कुछ अलग परसेंटेज होता है। एनीवे सरचार्ज में तो बहुत डिटेल थियरी है, 2 मिनट रुक के बताऊंगा। एक बार का इतना ही याद करो ना, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार के लिए इतना याद रखो, जो आदमी अमीर होता है, मतलब जिसका एनटीआई ग्रेटर देन 50 लाख है, तो उसका जितना भी टैक्स आया ना, उस पे और 10% एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। इधर लफड़ा क्या होगा ना, बच्चे 10% याद रखते हैं, 10% किस पे कैलकुलेट करना वो भूल जाते हैं। तो एक बात बताओ, सो मेरी देखो, मेरी स्टाइल सुनो, मेरी स्टाइल देखो। देखने का इसको, परसेंटेज लगाने का इस पे। क्या बोला? अमीरी गरीबी के लिए देखने का इसको, मतलब 50 लाख से ज्यादा है कि नहीं, उसके लिए देखने का किसको? एनटीआई को। लेकिन पता है कितने लोग क्या करते हैं, उसी का 10% ले लेते हैं। मतलब 50 लाख के लिए भी एनटीआई देखते, परसेंटेज ही उस पर लगा देते हैं। तो बेस्ट कैसे बोला मैंने, वापस बताओ। देखने का इसको, किसको? नेट टैक्सेबल इनकम के 50 लाख से ज्यादा है कि नहीं। लेकिन परसेंटेज इस पे मत लगाना। परसेंटेज ये नीला वाला अमाउंट दिख रहा है, कौन सा नीला वाला? रिबेट के तुरंत बाद वाला। इसका 10% कैलकुलेट करना पड़ता है, क्यों? सरचार्ज का मतलब ये टैक्स पे टैक्स। तो जो टैक्स वाला फिगर है ना, मतलब ये वाला देखो, ये इस फिगर का 10% सरचार्ज कंप्यूट करना पड़ता है। और ये 10 तो एक बार के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी 15% होता है, कभी कभी तो क्या क्या होता है, सब बाद में बात करते हैं। एक बार इतना याद रखो, अबाउ 50 lakhs का एनटीआई है तो 10% सरचार्ज। हाँ, जो लोग सरचार्ज भरते हैं उनको रिबेट नहीं मिला होगा ना। रिबेट गरीबों का है, सरचार्ज अमीरों का है। अब एक आदमी या गरीब होगा या अमीर होगा, दोनों तो नहीं होगा ना। तो ऑब्वियसली जब सरचार्ज ले रहे हैं, तो सी मैं बोलने के लिए ये अमाउंट बोल रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टूड है कि रिबेट 0 होगा, तो ये अमाउंट सेम हो गया ना। अमीर लोग का सरचार्ज रिबेट तो होगा ही नहीं, तो ठीक है ये अमाउंट ले लो। इसका 10% सरचार्ज भरना पड़ता है। बट बी केयरफुल, ये टैक्स के अमाउंट के ऊपर ही 10% आता है। एक चीज जनरलाइज कर दो ना, कभी भी कोई परसेंटेज होता है ना, प्रीसीडिंग अमाउंट पे लगाने का। अरे नहीं तो कितने लोगों ने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का भी डाउट पूछा है। सर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एक से पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पढ़ाना पड़ेगा, रुको रुको। और जो भी है तो सबको मालूम है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 4% है, वो किस पे आता है, ये भी डाउट आते हैं। तो सुनो, एक बेस्ट चीज ऐसे याद रखो, जितने भी परसेंटेज हम लोग याद कर रहे हैं ना, वो प्रीसीडिंग फिगर पे आएगा। ऑल दी परसेंटेज यू हैव टू अप्लाई ऑन प्रीसीडिंग फिगर। तो जैसे सरचार्ज का 10% है, तो उसका प्रीसीडिंग फिगर। 4% एजुकेशन सेस का है, तो वो भी प्रीसीडिंग फिगर का। हाँ, अब ये देखो, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है मालूम है? ये अमीर गरीब सबके लिए। ये देखो ना, मस्त चीज बताओ, ये रिबेट गरीबों के लिए, सरचार्ज अमीरों के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबके लिए, सबके लिए। अरे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का मतलब क्या है बताओ? सेस का मतलब क्या है बताओ, चलो हिम्मत है तो सेस। अरे सेस एक तरह का टैक्स ही होता है, लेकिन पता है जब गवर्नमेंट पब्लिक को पर्पस बता के टैक्स मांगती है, तो उसको सेस बोलती है। जैसे जीएसटी को सेस क्यों नहीं बोलते मालूम में? क्योंकि जीएसटी पब्लिक से हम मांगते हैं, लेकिन क्या पब्लिक को कभी ये बताया कि आपसे हम जो जीएसटी ले रहे हैं उससे रोड बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे? कुछ बताया थोड़ी है। अपने को ये मालूम है कि गवर्नमेंट लोगों से टैक्स मांग के पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, लेकिन कभी गवर्नमेंट बताती थोड़ी है, इनकम टैक्स दोगे तो हम इसका ये करेंगे, जीएसटी देंगे तो हम इसका ये करेंगे। पर्पस नहीं बताती। लेकिन अगर गवर्नमेंट पर्पस भी बता देवे ना, तो उसको सेस बोलते हैं। इससे तो पता है, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पर्पस बता है, हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब गवर्नमेंट पब्लिक को ऐसा बोल रही है, देखो आप जहां 100 रुपया देने वाले हो ना, 4 रुपया एक्स्ट्रा दे दो। 100 रुपया तो टैक्स के नाम का है, उसका हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट कमिट।
हम लोग पब्लिक की सेवा के लिए यूज करेंगे, लेकिन वी विल नॉट कमिट। लेकिन 100 के ऊपर जो एक्स्ट्रा 4 रुपया दे रहे हो ना, वो पक्का हम हेल्थ एंड एजुकेशन में यूज करेंगे। मतलब पूरे कंट्री के हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है ना, उसमें गवर्नमेंट यूज करेगी। और पता है वो जरूरी है, कोविड के टाइम समझा था कि अगर गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्चा नहीं करेगी तो पब्लिक तो तकलीफ में आ जाएगी। कोविड का ऐसा टाइम था जब पब्लिक को सबको महसूस हुआ कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। लेकिन सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास भी पैसा होना चाहिए ना। और गवर्नमेंट ने पैसा कैसे रेस किया है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से। इन शॉर्ट, सेस मतलब वेन एवर द लॉ डिफाइंस द पर्पस फॉर विच दे आर कलेक्टिंग द मनी, इट इज कॉल्ड सेस। और ये सबको देना है। कोई बोले नहीं मैं तो गरीब, गरीब है तो क्या है? गरीब आदमी को भी हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हो हेल्थ और एजुकेशन में हम तुम्हारा सपोर्ट करें, तो आपको भी पैसा देना पड़ता है। एवरी इंडियन हैज टू कंट्रीब्यूट। इनफैक्ट एवरी टैक्स पेयर हैज टू कंट्रीब्यूट। अगर आप 100 दे रहे हो तो 4 रुपए एक्स्ट्रा दो। एक्स्ट्रा 4 रुपया देने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सब लोग ऐसे 4-4 टका एक्स्ट्रा देंगे तो देश में हेल्थ और एजुकेशन की कभी समस्या नहीं होगी। इन शॉर्ट देखो, ये गरीब का था, ये अमीर का था, और ये सबका था। इधर लिखी दे तो बेस्ट चीज है। ये देखो, ये किसके लिए था? गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। और ये किसके लिए था? अमीरों के लिए। सी, गरीब का स्टेटस तो एक इंडिविजुअल को ही मिलता है। गरीब का स्टेटस दया आती किसी पे, वो इंडिविजुअल को ही मिलता है। लेकिन अमीर का स्टेटस तो सबको मिल सकता है। कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल, सब। अरे मतलब सरचार्ज तो सब एंटिटीज को आता है। लेकिन गरीबी के नाम की दया कब खाते? बेचारा गरीब है, गरीब आदमी डिप्रेशन में दुखी बैठा होगा, वो इंडिविजुअलों के लिए है। अरे मतलब रिबेट इंडिविजुअल का ही है। हम्म लेकिन सरचार्ज हर एक का है, कंपनी, फॉर्म, सबका। एनीवे, सरचार्ज का मैंने डिटेल थियरी पढ़ाया नहीं है। लेकिन सरचार्ज में हम जो बोलते हैं ना, अमीरों के लिए। और अमीर मतलब हर एंटिटी को अमीर बोलने का हक है हमको। आज रिलायंस जैसे को भी अमीर बोल सकते हैं। तो अमीर की जब बात होती है ना, से अमीरी में अपने इमोशन नहीं देखते ना। दुखी बैठा है, दुखी बैठा है तो इंडिविजुअल को बोलते हैं, गरीब आदमी को। लेकिन अमीर मतलब हर एंटिटी हो सकती है। तो सुनो क्या था, बोल जल्दी। रिबेट गरीबों का है, सरचार्ज अमीरों का है। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए है। ये सबके लिए होता है। सुनो, ये फॉर्मेट को मैं याद कैसे करता हूँ? मैं एक गाना गाता हूँ। मैं कभी भी ये थियरी चालू होती है ना मेरी, मैं बच्चों को गाना गा के सुनाता हूँ। ये गाना तुम लोग को भी गाना पड़ेगा। ये देखो, हाँ, लुक हियर। ये गाना कब चालू होता है? कोई पूछे ना ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या बोलना चाहिए? देखो सुनो ध्यान से, हाँ। पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करो, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। फिर चैप्टर 6 से लेस करके नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। फिर बाद में गाना चालू होता है। एक बार नेट टैक्सेबल इनकम आया ना, तो सुनो अभी गाने की धुन कुछ ऐसी है। सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, ये 2 बार बोला। गाने में तो ऐसे ही होता है ना, कोई कोई सेंटेंस रिपीट करना पड़ता है, तो रिपीट करने का। सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये वही तो था। ये देखो, फील हुआ ऐसा? ये देखो, सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस। लटक 2 बार है, लेकिन गाने में एक ही बार बोलते हैं। सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब ये पैटर्न याद रखोगे ना, तो क्या अपना स्टेप बाय स्टेप आंसर जाएगा। नहीं तो क्या, कितने लोग सरचार्ज ऊपर ले लेते, रिबेट नीचे ले लेते, सेस किधर भी। के सेस में इतना कोई बच्चे ऐसा मिस्टेक नहीं करता, वो सब लोग लास्ट में लेते हैं। लेकिन कितने लोग का इधर लफड़ा हो जाता है, सरचार्ज पहले ले लिया, रिबेट को बाद में याद कर लिया। और किसी को कभी रिबेट याद नहीं आता, कभी सरचार्ज याद नहीं आता। तो सी, अगर सेफली करना है ना, तो गाना ही गाने का। सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। गरीबों के लिए रिबेट, गरीब मतलब
रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका नेट टैक्सेबल इनकम, स्क्रीन पर देखो, जिसका नेट टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 lakhs, और रिबेट कितना, मैक्सिमम 12,500, अंडर 87A। अमीरों के लिए सरचार्ज, अमीर मतलब जिसका नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 50 लाख है, और सरचार्ज कितना आता है, 10%। लेकिन 10% इसमें मत निकालना, प्रीसीडिंग फिगर पे। सरचार्ज के जस्ट पहले जो अमाउंट होगा ना, उसका 10% सरचार्ज कंप्यूट करना है। सरचार्ज का मतलब टैक्स आ गया ना, उसके ऊपर और 10% जोड़ दो। तो अमीर लोग को गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई तू 100 रुपया दे ही रहा है ना, 10% और दे दे, क्या जाता है, तेरे पास तो पैसे ही बहुत है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, अमीर हो गरीब हो सब लोग सुनो, हेल्थ एंड एजुकेशन नेसेसिटी है, वो उतना ही जरूरी अमीर के लिए, उतना ही जरूरी गरीब के लिए, तो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इससे जहां तुम 100 दे रहे हो, 4 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, उस बहाने गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन में तुम्हारा सपोर्ट कर पाएगी। अब सुनो, मैंने ये सब तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, देखो ना इधर, ये भी डिटेल में पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया है। सरचार्ज की थियरी अभी तक डिटेल में हुई नहीं है। सरचार्ज मैंने क्या बोला, 50 लाख के ऊपर हुआ तो अमीर बोलते हैं ना, लेकिन अब सुनो, सरचार्ज में बहुत नाटक है। लुक हियर, देखो मैंने तैयारी करके रखी है, लुक। मैंने क्या बोला था सरचार्ज के लिए, बताओ। अगर किसी का एनटीआई 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज आता है कितना, 10% आता है, बोला था ना। लेकिन अगर 1 करोड़ के ऊपर हुआ ना तो 15% सरचार्ज आता है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा अमीर हो गया। और 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% सरचार्ज, 5 करोड़ के ऊपर कमा रहा है तो 37% सरचार्ज। अरे अमीर भी अलग अलग टाइप के होते, कोई कोई लोग नए नए अमीर बने होते, कोई कोई लोग थोड़े ज्यादा अमीर होते, कोई और अमीर होता है, कोई भयंकर अमीर होता है। तो भयंकर अमीर लोग का भयंकर सरचार्ज, मतलब सोचो 100 रुपए का टैक्स क्या भर रहा है, 100 के ऊपर 37%, 100 का 137 देना पड़ता है उसको। लेकिन ये कब, अगर 5 करोड़ के ऊपर हुआ तो। सी पब्लिक है ना, ये याद रख लेती है, लेकिन अचानक ब्लैकआउट क्या होता है, ये क्या देखना, क्या ये देख, क्या देखना है, एनटीआई देखना है। और एनटीआई को बार बार याद करो, एनटीआई मतलब ये वाला फिगर, चैप्टर 6 से के तुरंत बाद जो आता है ना, ये फिगर से अपने अमीरी गरीबी जज कर रहे। सी गरीबों का भी क्राइटेरिया ये था, अमीरी का भी क्राइटेरिया एनटीआई था। अरे मतलब गरीब भी कैसे डिसाइड करते, एनटीआई अप टू 5 लाख रिबेट के लिए, और अमीर के लिए भी एनटीआई शुड बी, क्या था, ग्रेटर देन 50 लैक्स का। बताओ अभी क्या था, बताओ चलो, ग्रेटर देन 50 लैक्स वालों का क्या था, बताओ मेरे को, इधर लिखवाओ चलो। एक से पहले 50 लैक्स तक हुआ तो सरचार्ज नहीं है, वो लिख देता 0%। और एक चीज नोटिस की, एग्जैक्ट 50 लैक्स पे भी नहीं आता है, ये सब ग्रेटर देन साइन है, मतलब एग्जैक्ट 50 में सरचार्ज नहीं है, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। आगे जो भी अमाउंट है ना, 50 लाख के बाद 1 करोड़, उस सब में ग्रेटर हुआ तो बड़ा सरचार्ज आएगा। तो टेल मी, 50 से ग्रेटर हुआ मतलब 50 लाख 1 रुपया भी हुआ ना, तो सरचार्ज कितना आएगा बताओ, 10%। 1 करोड़ के ऊपर गया तो 15%। 2 करोड़ के ऊपर गया तो, 2 करोड़ के ऊपर, ग्रेटर देन, एग्जैक्ट दो नहीं, 2 करोड़ के ऊपर तो 25% सरचार्ज। 5 करोड़ के ऊपर गया तो 37% सरचार्ज लगेगा। लेकिन पता है ये किसके लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ लोग के लिए था। ऐसा भारी सरचार्ज इज फॉर स्लैब रेट वाले व्यक्ति, जो स्लैब रेट वाले होते हैं ना, इंडिविजुअल एचयूएफ, उन लोग के लिए मैंने तुमको ये बताया है। लेकिन पता है पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपीज होता है, इन लोग का कैसा, ये देखो, या 0 या 12, बस 1 करोड़ तक तो सरचार्ज आता ही नहीं है। इसकी बात करो, मैं भूलो मत, ये इंडिविजुअल एचयूएफ था, अभी पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी का बात कर रहा हूं। इन लोग का क्या, 1 करोड़ तक उसको अमीर मानते ही नहीं है, ये गरीब है। ये पार्टनरशिप फॉर्म इतने बड़े लेवल का काम कर रही है यार, 4-5 लोग मिलकर धंधा कर रहे हैं,
तो 1 करोड़ जनरेट कर लिया मतलब कोई अमीर नहीं बन गया है। इसे 1 करोड़ तक उसको अमीर गिनते ही नहीं है। अरे नहीं गिनते मतलब 0% सरचार्ज। अरे फर्क है ना, 4-5 लोग मिलके 1 करोड़, 1 करोड़ क्या है, एनटीआई, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक इंडिविजुअल अकेला आदमी 50 लाख भी कमा लेता है ना, बॉस सैल्यूट, अमीर हो गया तो यार। अरे इंडिविजुअल है ना, लेकिन पार्टनरशिपों में 4-5 लोग मिलके मेहनत कर रहे, तब जाके 1 करोड़ की कमाई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको अमीर नहीं मानते। इसे सरचार्ज 0%। 1 करोड़ क्रॉस हुआ तो मैंने क्या बोला, ऑल दी अमाउंट्स आर ग्रेटर देन, तो 1 करोड़ से ग्रेटर हुआ तो 12% सरचार्ज आता है सीधा, बस इससे ज्यादा नहीं है, मतलब 12%। थोड़ी देर के बाद लॉजिक बताऊंगा कि इधर क्या है, सरचार्ज बढ़ते ही यार भारी है एकदम, उसके ऊपर बात करते हैं। एक बार पूरा रूल सुन लो ना, एक बार रूल खत्म करने दो, फिर मैं तुमको लॉजिक में बताऊंगा। ये देखो, इधर क्या लिखूं मैं, 0%, और 1 करोड़ के ऊपर हो तो 12% सरचार्ज आएगा। ये 12% किस पे कैलकुलेट करना है? ऑल दी परसेंटेज यू टू अप्लाई ऑन दी प्रीसीडिंग अमाउंट। देखो सरचार्ज के जस्ट पहले ये था ना इसका, लेकिन हम लोग देखते हैं एनटीआई को है, बेस्ट याद रहे, देखने का एनटीआई, परसेंटेज लगाने का प्रीसीडिंग अमाउंट पे। फिर सुनो, कंपनीज लोग का सरचार्ज देखो कैसे आता है। 1 करोड़ तक तो आता ही नहीं है, 0, बाद में 7%, 10 करोड़ के ऊपर गया तो 12%, वो भी इंडियन हुआ तो, फॉरेन हुआ तो ऐसा है। लॉजिक बताऊंगा, लेकिन ये मैंने किसका लिखा, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। 7-12-2-5, 7-12-2-5, ऐसे रट्टा मारो, 7-12-2-5, 7-12-2-5, 7-12-2-5, तुमको लॉन्ग रन में ऐसे ही याद रहेगा। कंपनी मतलब 7-12-2-5। व्हाट इज 7-12? 7-12 इज फॉर इंडियन कंपनीज, 2 और 5 इज फॉर फॉरेन कंपनीज। ओके, एक एक करके बताओ। पहले तो फॉरेन कंपनी को सबसे लीस्ट सरचार्ज है, क्यों? क्योंकि उनसे 40% तो टैक्स ही ले लिया। अब टैक्स के नाम पे इतना लूट लिया, तो सरचार्ज में कुछ तो रहम करो। तो गवर्नमेंट ने बोला यार, थोड़ी तो हमको भी शर्म आती है, ऑलरेडी हमने 40% लूट लिया है, सरचार्ज मांगते रहे हम लोग, ज्यादा मांगेंगे, पब्लिक गालियां देगी हमको। इससे लॉ ने क्या बोला, देखो फॉरेन कंपनी, आपने तो 40% तो टैक्स के नाम का ही भर दिया है, तो सरचार्ज आपको भरना तो पड़ेगा। देखो कायदा तो कायदा होता है ना, भरना तो पड़े, लेकिन लाइट डोज रखा है। लाइट डोज कितना, 2% ही है, और 10 करोड़ के ऊपर गया तो 5%। लेकिन एक से मेरे को सबका रीजन बताओ, एक और मैं लिख देता हूँ, फिर मेरे को रीजन बताना, और रीजन से समझोगे ना तो अपने को याद रखना इजी हो जाएगा। इसे इधर क्या था, 0% और 7%, 12%, ये इंडियन कंपनी का था। फॉरेन कंपनी कैसा था, 2-5, 7-12-2-5, 7-12-2-5, 7-12-2-5, 7-12-2-5। एक से ये देखो, पहले पढ़ो क्या लिखा है, देखो इंडिविजुअल एचयूएफ का ऐसा है ना, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी का ऐसा है, फॉरेन कंपनीज का ऐसा है, इंडियन कंपनी अलोंग विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा है। मतलब 7-12 वाला सिस्टम कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी है, इंडियन कंपनी एज वेल एज कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों के लिए 7-12 वाला सिस्टम है। लॉजिक बताऊंगा, लेकिन एक बार इतना छाप लो दिमाग में। अब मेरे को बताओ, एक एक का रीजन बताना, सबसे लीस्ट सरचार्ज किसको है, सबसे भारी किसको है? सबसे लीस्ट फॉरेन कंपनी को है, और सबसे भारी इंडिविजुअल एचयूएफ को। सी बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया उनमें, जिनका बेसिक टैक्स भारी है ना, सरचार्ज लाइट डोज रखा है, और जिनका बेसिक टैक्स हल्का है, उसको सरचार्ज में मार दिया पूरा। सी इंडिविजुअल एचयूएफ का बेसिक टैक्स हल्का है, स्लैब वाइज 0%, 5%, तुम लोग सुने ही नहीं मैंने क्या बोला, जिनका बेसिक टैक्सेशन
हल्का पुल्का है, उनको सरचार्ज में लूट लिया पूरा। और जिनका बेसिक टैक्सेशन ही फाड़ू है, फॉरेन कंपनी को बेसिक टैक्स ही 40% है, तो सरचार्ज में रहम किया है। मतलब वो हिसाब से गवर्नमेंट ने अरेंज किया है। तो ये देखो, इनका बेसिक टैक्स तो एकदम ही हल्का सब लोग मानते हैं, इनको तो स्लैब वाइज भरना पड़ता है, 0, 5, 20, बाद में 10 लाख के ऊपर गया 30, इससे सरचार्ज में लूट लिया। एंड फॉरेन कंपनी का तो बेसिक टैक्स ही 40 है, तो सरचार्ज में रहम रखा है। फिर ये देखो, ये बीच वाले लोग को देखो, अभी बीच वाले लोग, अरे बाद में फॉरेन कंपनी से नेक्स्ट लिस्ट किसका है? फॉरेन कंपनी का तो लिस्ट है ना। उसके बाद अगला लिस्ट में कौन आता है? हाँ, इंडियन कंपनीज। ओके, अब इन लोग दोनों का मुकाबला करो। इन दोनों में इंडियन कंपनीज को थोड़ा लाइट डोज रखा है, 7 और 12। पार्टनरशिप फर्म की तो पिटाई कर दी, सीधा 12। क्यों मालूम है? क्योंकि सुनो, इंडियन कंपनीज, पहले तो इंडियन कंपनी ने इनकम कमाई है ना, बहुत सारे लोगों ने मिलके कमाई। एक कंपनी में कितने शेयर होल्डर होते हैं? 2-4 के बहुत सारे? बहुत सारे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या है? 4-5-6 लोग ने मिलके कमाया है। तो मतलब पैसा 4-5 लोगों में ही बटेगा, एक एक के हाथ में मस्त पैसा आएगा ना। तो गवर्नमेंट टैक्स मारते टाइम सोचती नहीं है, 12% सरचार्ज। तुम लोग समझे नहीं, मैं ये कन्विंस कर रहा हूँ भाई। आज कोई पार्टनरशिप फर्म खोलता है तो कैसा है, 1 करोड़ होते ही 12 हो गया ना। कंपनी खोलता है तो 1 करोड़ के बाद तो 7 ही लगता है। अरे तो बच्चे को जस्टिफाई कैसे करूं मैं? बोल मेरे को, पार्टनरशिप फर्म खोलने वाले को 1 करोड़ होते ही 12, और कोई कंपनी खोलता है तो 1 करोड़ के बाद तो 7 ही लगता है, 12 तो 10 करोड़ के ऊपर आता है। तो जस्टिफाई कैसे करोगे? यार पार्टनरशिप फर्म में 4-5 लोग मिलके धंधा कर रहे हैं, तो कमाई 4-5 लोग में बटेगी, एक एक के हाथ में अच्छा खासा हिस्सा आएगा। तो गवर्नमेंट ज्यादा मारने का सोचती है, 12% सरचार्ज। इन कंपनियां बेचारी बड़ी एंटिटीज है, लेकिन एक कंपनी में होते कितने? ठीक है, कंपनी में भी 6-7 शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन एक लॉ बनाते टाइम जनरल सोच रखते हैं। इन जनरल कंपनी में लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो मतलब कंपनी जो भी कमा रही कितने सारे लोगों में बट रहा है। तो बताओ, अगर सुनो ना, इतना ज्यादा कमा के बहुत लोगों में बट गया, तो एक एक के हाथ में तो कम ही आता है ना। इससे सरचार्ज मारते टाइम गवर्नमेंट थोड़ा रहम कर रही है, खाली साथ ही मार रही है। अरे मैं लॉजिक बता रहा हूं तुमको, इंडिविजुअल को लूटते टाइम दया क्यों नहीं आता? एक अकेला आदमी सब खा जाता है। अरे आज मैं 1 करोड़ कमा लू ना, और कंपनी 1 करोड़ कमाती है, उससे बहुत फर्क है। मैं अकेला कमा रहा हूं, पूरा 1 करोड़ खा गया यार। अरे 1 करोड़ के ऊपर अकेला एक आदमी खा रहा है, तो पता है पब्लिक क्या सोचे? तू अकेला बिजनेस का मालिक है, सोल ट्रेडर, पूरी इनकम तू खाता है। वो तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ना। लेकिन कंपनी 1-1.5 करोड़ भी कमाती तो क्या कितने लोगों में बढ़ जाता है ना यार। अरे हम जस्टिफाइंग कि इंडिविजुअलों की बैंड क्यों बजा रहे हैं? तो बैंड बजाने के 2 कारण है। पहले तो उन लोग का बेसिक टैक्स। अरे इन लोग की बैंड बजाने के 2 रीजन बताओ। पहले तो इन लोग का बेसिक टैक्स हल्का फुल्का रखा है, स्लैब वाइज 0%, 5% ऐसा। एंड बाद में गवर्नमेंट क्या सोचती है कि देख, अमीर हो जाता है ना आदमी, अकेला पूरी अमेरिकी मजे खुद लूटता है। एचयूएफ भी होती है ना, बोलने के लिए एचयूएफ में मेंबर्स होते हैं, लेकिन एचयूएफ का करता धरता एक ही होता है, पूरी फैमिली अकेला पैसा खा रही है। मतलब सब अपने पास ही पैसा रहता है ना, और एक अकेला इतनी अमीरी के मजे लेगा, तो हम लोग सरचार्ज में रहम नहीं करते। एंड फिर कोई बोले 37% थोड़ी क्यों होता है, लेकिन भाई तो कमा भी तो रहा है। इंडिविजुअल हमको गरीब दिखता है तो दया नहीं खाते हम, लेकिन हम 37% मार रहे, लेकिन देख भी तो सही किसको मार रहे? जो 5 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, और वो भी एक अकेला इंसान पूरी 5 करोड़ से बड़ी वाली इनकम अकेला खाएगा, तो मजे है उसके तो यार। तो फिर हम क्यों सोचे? इसलिए गवर्नमेंट ने ज्यादा मारा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी इन लोग ने 7-12 कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉ हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ही देती है। वो क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे होते हैं। अब ऐसा क्यों बोला अच्छे होते? एक दिन बताऊंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फुर्सत में एक दिन टॉपिक होगा ना,
तब मैं बताऊंगा ये लोग गवर्नमेंट को अच्छे लगते हैं क्योंकि वो लोग अच्छे हैं और उनके साथ गवर्नमेंट ने अच्छा बर्ताव भी किया है। उन लोग की मेजर इनकम तो सेक्शन 80P में माफ हो जाती है। इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो गवर्नमेंट, इन शॉर्ट में अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो ना, सिंस कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे लोग होते हैं ना, उन लोग के साथ गवर्नमेंट ने अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहा। पहले तो उनका इनकम मोटा मोटी माफी कर दिया अंडर 80P, और बाद में टैक्स आता भी है ना, तो कैसे आता है? फर्स्ट 10,000 पे तो 10% ही है। अरे नहीं तो आर्टिफिशियल एंटिटी का सीधा 30 आना चाहिए ना। कैसे फॉर्म्स कंपनी को 30 आ जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है भी तो आर्टिफिशियल ना, लेकिन कैसे 10%, 20%, 30% कैसे था? फर्स्ट 10, नेक्स्ट 10 बैलेंस, एंड फिर सरचार्ज में भी रहम खाई है कि 7%, 12% वैसा रखा है। आइडिया इज व्हाट, कोऑपरेटिव सोसाइटी दे आर गुड पीपल, उनके साथ गुड ट्रीटमेंट। वाई गुड पीपल? कोऑपरेटिव के टॉपिक में तुमको पढ़ाऊंगा। तो ये सरचार्ज की थियरी हुई। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट अपना कंप्लीटली हो चुका है। अरे कौन सा? ये स्टेटमेंट मैंने जो बनाया ना इधर, ये पूरा एक पेज में फिट नहीं हुआ है। एक्चुअली तो देखो यहां से चालू रहे, देखो ना, ये शुरुआत है। इनकम टैक्स की शुरुआत यहां से होती है। 5 हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, चैप्टर 6 से एनटीआई। फिर इसके बाद स्टेटमेंट अगले पेज में कंटिन्यू हो रहा है। तो देखो कंटिन्यूशन फील करो। इसके बाद ये होता है एनटीआई, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन गरीबी अमीरी चेक करने का किससे? एनटीआई से। और गरीब होने के लिए इंडिविजुअल लोग के लिए देसी गरीब। अमीर में ऐसा रेसिडेंट नहीं है। अमीरों को तो लूटना है, तो चाहे देसी हो के परदेसी हो सबको लूटेंगे। इंडिविजुअलों के फॉर्म और कंपनी सबको लूटेंगे। अरे अमीर लोग को तो लूटने हैं, लूटते टाइम थोड़ी सोचने का लूट लो सबको। लेकिन गरीबों के भी दया खाते ना, दया खाते टाइम सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना है, तो देसी इंडिविजुअल लोग के लिए। ओके, अब सुनो, सरचार्ज की थियरी है ना, अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और मस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी, सुनो ना, सच्ची मस्त है, जल्दी देखो। ये मैंने अभी अभी ये जो बताया था ना कि इंडिविजुअल एचयूएफ लोग का सरचार्ज कैसा है, 0, 10, 15, 25, 37। लेकिन भारत में 4 ऐसी इनकम है जिसके ऊपर है ना ये वाला सरचार्ज नहीं आता है। स्क्रीन पर देख, देखा? 25% और 37% वाला सरचार्ज 4 इनकम्स के ऊपर नहीं लगता है। कौन सी 4 इनकम है बताऊंगा। सटक जी अंडर सेक्शन 111 है, मतलब इक्विटी शेयर्स का शॉर्ट टर्म। लटक जी अंडर सेक्शन 112 है, इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म। फिर सादा लटक जी जिसपे 20% टैक्स आता है, और डिविडेंड इनकम। ये 4 इनकम के ऊपर क्या, ये लास्ट के 2 सरचार्ज नहीं आएंगे, मतलब उनको यहां तक सरचार्ज लगेगा। अरे एक बार इमेजिन करो, मेरे पास यही सब इनकम है। कौन सी? सटक जी अंडर सेक्शन 111 है, इक्विटी शेयर्स का शॉर्ट टर्म। फिर लटक जी अंडर सेक्शन 112 है, इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म। या फिर साधारण लॉन्ग टर्म भी हुआ। साधारण मतलब कोई सोना चांदी घर जेवर जमीन बेच के आया है। फिर डिविडेंड इनकम। ये 4 इनकम मेरे पास है ना, तो मैं 500 करोड़ भी कमाऊंगा ना, तो भी मेरे को हाईएस्ट सरचार्ज कितना आएगा? 15%। अरे मतलब ये चीज नहीं आएगी। मतलब सोचो ना, ये 0, ये 10, ये 15, उसके बाद 15, उसके बाद 15, 15 ही 15, जिंदगी और 15। ये किसकी बात कर रहा हूं? लॉजिक बताना बाकी है, लेकिन पहले रूल दिमाग में उतार। रूल क्या बोलता है? 4 इनकम के लिए 25% और 37% वाला सरचार्ज नहीं है। तो टेल मी, मेरे पास कौन सी इनकम? मैं तो कोचिंग क्लास से पढ़ा रहा हूँ ना। मेरी इनकम कौन सी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो मेरे पास तो सटक लटक वाली इनकम ही नहीं है। तो अगर मैं अमीर बन गया ना, तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। 25%, 37% सरचार्ज भी आएगा। लेकिन अगर मेरा जीवन इसके भरोसे चल रहा है, ये चारों के, डिविडेंड इनकम,
सटक जी अंडर 111A, लटक जी अंडर 112A और सादा लॉन्ग टर्म, तो उसको उसको हाईएस्ट 15% सरचार्ज लगेगा, 25 और 37% नहीं लगता। क्यों? तो सी पहले तो ये 3 का लॉजिक सुनो। सटक जी अंडर सेक्शन 111A, लटक जी अंडर सेक्शन 112A और डिविडेंड, ये तीनों चीज कहां से आता है? शेयर मार्केट से। पता कैसे? सटक जी अंडर सेक्शन 111A क्या होता है मैं इक्विटी शेयर्स बेच के शॉर्ट टर्म आया, मतलब शेयर मार्केट आ गया। लटक जी अंडर सेक्शन 112A इक्विटी शेयर्स बेच के लॉन्ग टर्म, मतलब शेयर मार्केट आ गया। डिविडेंड भी शेयर मार्केट से ही बैठे बैठे डिविडेंड आता है ना। तो बेसिकली गवर्नमेंट शेयर मार्केट को सपोर्ट कर रही है। शेयर मार्केट को गवर्नमेंट क्या सोचती है कि उसमें अगर बहुत टैक्स आने लगा ना तो पब्लिक शेयर मार्केट में घुसेगी भी नहीं। एंड गवर्नमेंट चाहती है कि शेयर मार्केट में लोग इन्वॉल्व रहे। सटक जी अंडर सेक्शन 111A को क्या बोला मैंने? इक्विटी शेयर्स बेच के शॉर्ट टर्म, ऐसे बोल रहा हूँ, ये मैं कैजुअली बोल रहा हूँ। टेक्निकली सटक जी अंडर सेक्शन 111A में क्या होता है मैं इक्विटी शेयर्स होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बिजनेस ट्रस्ट करके भी चीज होती है। लेकिन ये सब बातें मैं अभी बोलूंगा ना ऊपर से आएगी, इससे अभी मैं ना ऐसे ही बोलते ना कैजुअली बोल रहा हूँ इक्विटी शेयर्स। बाकी तुमको कैपिटल गेन्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मालूम पड़ेगा भाई इक्विटी शेयर्स ही नहीं, एक इक्विटी शेयर्स है, फिर एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और एक होता है बिजनेस ट्रस्ट। इन सब के शॉर्ट टर्म का 15% टैक्स है और इन्हीं का लॉन्ग टर्म है तो 10%। लेकिन मेरे को क्या अभी उतना डिटेल में घुसना नहीं, कैपिटल गेन से पढ़ेंगे ना। अभी तुम लोग इतना समझ लो ना मोटा मोटी इक्विटी शेयर्स का, तो इक्विटी शेयर्स का शॉर्ट टर्म, इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म और उनसे आया हुआ डिविडेंड। अभी ऐसे तो प्रेफरेंस शेयर से भी डिविडेंड आता है, बट मैं इतना माइन्यूट एक जनरल में बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट से जो कमाता है ना उसको ये भारी सरचार्ज नहीं आएगा। कौन सा? 25 वाला और 37 वाला सरचार्ज नहीं आएगा। एक और चीज थी, 4 आइटम थी। सादा लॉन्ग टर्म के ऊपर भी ये नहीं आता, ये वाला। अरे सादा लॉन्ग टर्म मतलब ये वाला, ये देखो ना ये। तो सी ऐसे लॉन्ग टर्म का तो गवर्नमेंट ने टैक्स ही कंसेशनल रखा है 20%। अरे 20% द कंसेशनल टैक्स रेट। अब लॉन्ग टर्म का कंसेशनल टैक्स रेट क्यों रखा है मैं कैपिटल गेन से पढ़ाऊंगा तुम लोग को। लेकिन गवर्नमेंट क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20% मतलब कंसेशनल रेट से टैक्स कर रही है। अरे 20 कंसेशनल नहीं है। अरे शॉर्ट टर्म कैपिटल मेरे को बताओ, आज अगर मैं गोल्ड बेच के शॉर्ट टर्म करता हूँ ना फुल टैक्स आता है। इधर आके देखो, इधर गोल्ड बेच के शॉर्ट टर्म आता है तो इधर आता है वो। अरे गोल्ड का शॉर्ट टर्म किधर आएगा? बैलेंस में आएगा ना, उसमें फुल टैक्स लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म को गवर्नमेंट ने मैक्सिमम 20% मारा है। तो पता है गवर्नमेंट क्या सोची, वैसे हम लॉन्ग टर्म को कंसेशन रखना चाहते हैं लेकिन सरचार्ज में उसकी वाट लगा डाली तो क्या फायदा। इससे गवर्नमेंट ने बोला देखो लॉन्ग टर्म में तो हमारा इंटेंशन ही कंसेशनल टैक्स रेट का है, तो सरचार्ज में अगर हम लूटेंगे तो क्या डबल स्टैंडर्ड्स दिखेंगे हमारे। इससे सरचार्ज में भी हम लोग उसको हायर वाला सरचार्ज नहीं मारेंगे।